जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार पुलिस का सेशन हम लोग एक दिन गैप कर दिए थे क्योंकि उस दिन हमको समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था, तो उस दिन हम लोग जो है कि उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो चलिए आज हम लोग पुनः जो है कि अपने रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, जो जिसमें कि आपको बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने वाला है और आपको जो है कि आराम से हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा, आपका सफलता जो है कि आराम से सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस बिहार पुलिस के सेशन को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और आप लोग को एक बात बता दें, जो आप लोग को बिहार एसएससी का जो हम अलग से वीडियो बना के डाल रहे हैं, वह वीडियो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का वीडियो है, थोड़ा उसमें नया नया प्रश्न देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग उस वीडियो को भी अगर डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप बिहार पुलिस को भी देखिए, बिहार एसएससी को भी देखिए, तब जाके आपका जीके जीएस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इस 30 मिनट के सेशन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, बस आप लगातार बनकर पूरी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, मतलब रुकावट। मतलब क्या होता है? रुकावट। जैसे मान लीजिए, जैसे कि आपका मान लीजिए ये रास्ता हुआ, इसमें 4 आदमी का घर है इस रास्ते के रोड के किनारे में। तो बहुत घर वाला व्यक्ति क्या करता है कि रोड पे कुछ से कुछ करते रहता है, यानी रोड जाम कर देता है। तो इसका मतलब रोड पे गतिरोध आ जाता है, रोड पे विरोध होने लगता है कि जो है कि रास्ता जाने आने में जो है कि रुकावट आता है। तो उसी तरह से जब किसी तार में प्रतिरोध जब किसी तार में जो है कि धारा प्रभावित होता है, तो धारा प्रभावित जब अच्छी ढंग से नहीं हो पाता है, यानी कहीं पर कोई विरोध हो रहा है, तो धारा वहां पर जो है कि प्रभावित नहीं हो सकता है, तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा कि धातु के तार का प्रतिरोध यानी आर बराबर सूत्र होता है रो इंटू एल बाय ए। आर बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है। आर बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है। यानी किसी तार के लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि R बराबर रो इंटू एल बाय ए। एल का मतलब तार की लंबाई, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और ए जो नीचे लिखे हुए ए को हम लोग कहते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वह प्रतिरोध का उल्टा होता है। यानी किसी तार के अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर कम करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यानी किसी तार के प्रतिरोध को अगर कम करते हैं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा। यानी किसी तार की लंबाई को मान अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि तार के लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है कि इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। पहले ऑप्शन छटा गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का भले व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन है इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल। नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध और लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। पक्का यही सही आंसर है। इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्योंकि R बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए। यानी रो और एल जो हुआ ये आपका प्रतिरोध यानी R का समानुपाती हुआ, और ए यानी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। याद रखिएगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई जो कहलाती है वो मोल संख्या कहलाती है। और किसी पदार्थ की मात्रा को जो मापते हैं वह मोल संख्या में व्यक्त करते हैं। और एक मोल संख्या का जो मान होता है वह 6.022 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी एक मोल संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
और आप लोग को बता दें कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक भी क्या होता है, तो मोल होता है, याद रखिएगा। और मोल की संख्या निकालने का सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा बटे आणविक भार। पदार्थ की मात्रा बटे आणविक भार होता है मोल की संख्या निकालने का सूत्र होता है, याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन में कैंडेला है, कैंडेला जो होता है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन में केल्विन है, केल्विन जो होता है वह तापमान का सही मात्रक होता है। वहीं ऑप्शन में मीटर है, मीटर जो होता है वह लंबाई का मात्रक होता है। और आप लोग को बता दें ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो गया। वहीं आपका चुंबक के प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। वहीं ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, उसके बाद आप लोग को बता दें कि लक्स का मात्रक क्या होता है, लक्स जो होता है वह प्रदीप्त का मात्रक होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस, वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं, तो रिहो स्टेट के नाम से। किसको जानते हैं, रिहो स्टेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं चांदी का आवर्त सारणी का एक तत्व चांदी, आवर्त सारणी का चांदी एक ऐसा तत्व होता है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। जब किसी तत्व का प्रतिरोध सबसे कम होगा तो उसकी चालकता सबसे अधिक होगी, उसकी चालकता सबसे अधिक। मान लीजिए ये तार है, तार में इसमें रुकावट करने वाला जो है कि बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि जब रुकावट करने वाला कम है तो इसमें आपका धारा जो बहेगा यानी इसमें विद्युत जो बहेगा वह सबसे अधिक बहेगा। तो इसीलिए दो सवाल याद रखेगा कि सबसे अधिक चालकता वाला तत्व कौन सा होता है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अधिक चालकता वाला तत्व कौन होता है, चांदी होता है। और सबसे कम जो प्रतिरोध होता है किस तत्व का, तो वो भी चांदी होगा, क्योंकि जिसका चालकता अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। समझ में आ गया। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका चालकता कम होगा, उसका चालकता क्या होगा, कम होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि एनटीपी पर किसी एक मोल के गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी एनटीपी पर किसी एक मोल के गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। यह किस वर्ष निकाला गया, 1967 में, 1967 में। और मोल को इकाई के रूप में भी कब स्वीकार किया गया, 1967 में। कब स्वीकार किया गया, 1967 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है, तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जो पथ का आकार होता है वह जिगजैग होता है, यह टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और इलेक्ट्रॉन या आयन के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही विद्युत धारा संभव है। मान लीजिए इस तार में विद्युत धारा अगर आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे जिगजैग होके भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, जिगजैग होके भाग रहा है, याद रखिएगा। या फिर आयन के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही आपका विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह पर आती है। और विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा का जो सीजीएस मात्रक होता है वह बायोट होता है। क्या होता है, बायोट होता है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है किसी वस्तु द्वारा, और बता देते हैं, विद्युत धारा और आवेश, यानी कि आवेश जो होता है वह प्रति सेकंड प्रभावित होता है। यानी आवेश के प्रति सेकंड जो प्रभावित हो रहा है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी कूलम पर सेकंड जो मात्रक होता है वह विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है, विद्युत धारा। यानी याद रखिएगा आई बराबर होता है आपका क्या, तो आई बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। Q बाई टी, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है वह आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है वह आवेश का मात्रक होता है। और कूलम पर सेकंड जो मात्रक होता है वह विद्युत धारा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम लोग जो है कि T से सूचित करते हैं और आवृत्ति को N से सूचित करते हैं। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में जो आपका संबंध होता है वह होता है N बराबर 1/T। क्या होता है, N बराबर 1/T होता है। यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो इसीलिए एक आपका यहाँ पर व्यंजक और आता है
कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, तो 1 होता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। वहीं तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है, तरंग की चाल भी बराबर सूत्र होता है एन लेम्डा। क्या होता है, एन लेम्डा, यानी आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं और तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं और आवर्तकाल को सेकंड में मापते हैं। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे। तो आप लोग को पता है कि दिनकर जो थे यानी रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इनका जन्म बिहार के कहाँ हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कहाँ में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर तो एक कवि थे, साथ ही साथ एक गद्यकार थे। क्या थे, गद्यकार, यानी गद्यांश लिखते थे। क्या लिखते थे, गद्यांश लिखते थे। और इनके द्वारा सबसे लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है उर्वशी। कौन सा है, उर्वशी। उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। साथ ही साथ रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, यानी रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा और उर्वशी, ये तीनों के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जन्म याद रखिएगा बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। जनतंत्र यानी आम जनता, जनतंत्र यानी गणतंत्र, गणतंत्र यानी गण, गण यानी जन, जन यानी आम लोग, हम और आप। तो भारत के अंदर जो आपको पता होगा एक क्वेश्चन बनता है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य कब बना। तो गणतंत्र का मतलब होता है संविधान लागू होना, आम आदमी का अधिकार होना। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य 26 जनवरी 1950 को बना है। तो याद रखिएगा उसी तरह से कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान और मजदूर है। कौन है, किसान और मजदूर है। आगे बढ़ते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम में वो समानता है। आप ऑप्शन से अगर आपको बताते हैं तो आप आसानी से मार दीजिएगा। आपको साइंस भी पहले हम बहुत पढ़ाए हैं, आप आराम से मार दीजिएगा। देखिएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। पहला ऑप्शन है ये अक्र तत्व है। अक्र तत्व है ये, अक्र गैस के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। अक्र गैस हो गया आपका रेडॉन हो गया, हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब हो गया आपका अक्र गैस। तो पहला ऑप्शन खत्म है। दूसरा है ये क्षारीय मृदा तत्व है। क्षारीय मृदा तत्व जो आता है वह पहले वर्ग में आता है। पहला वर्ग में आपका ये सब आता ही नहीं है, उसमें आपका जो है कि सब नहीं आता है, याद रखिएगा। यानी कि पहला वर्ग और समूह में नहीं आता, ये भी ऑप्शन खत्म है। पहला क्षारीय मृदा तत्व नहीं है। दूसरा है ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, नहीं ये ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लेते हैं इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे पहला लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या है 3, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। इसको तोड़िए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, तो पहला कक्षा में 2 रहेगा, 2 के बाद अब 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो देख लेते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सही बात है। दूसरा तत्व है यहाँ पर सोडियम, सोडियम का 11 होता है। तो देख लेते हैं क्या इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखिएगा, देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम 11 हो गया, यानी 2 8 10 हो गया, बचा कितना, 1। तो अंतिम कक्षा में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सही जा रहा है। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। 19 को तोड़ते हैं तो 2 8 8, यानी 8 8 16 2 18, अंतिम में कितना, 1 बचा, यानी 19 पूरी जाएगा। तो इसका मतलब तीनों में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 1 है। इसका मतलब चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को बता दें सोडियम का खोज जो किया है वह किसने किया है, तो सोडियम का जो खोज किया है वह डेवी ने किया है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब का खोज किसने किया है, डेवी ने। लेकिन हीलियम का खोज
लोकेयर ने किया है। किसने किया है? लोकेयर ने। और सभी प्रकार के अक्र गैस का खोज किसने किया है? तो रैमजे एवं रेले ने किया है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? तो आप जो छात्र लगातार, जो हमारे भाई लगातार आप तैयारी कर रहे होंगे हमसे जुड़कर, तो आप लोग को पता होगा, आपको बताए थे कि विभिन्न प्रकार के केमिस्ट्री में अलग अलग जो है कि कक्षा होते हैं। उसमें से बताए थे पहला KLMNOP, इस तरह से कक्षा बताए थे। तो किस किस कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग अधिकतम रह सकते हैं, आपको एक सूत्र बताए थे कि किसी भी कक्षा में उपस्थित होने वाले या समायोजित होने वाले सबसे अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह 2n² वाले फार्मूले पर बैठती है। किस फार्मूले पर? 2n² वाले फार्मूले पर बैठती है। और n का मान होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, बस बैठा दीजिए। तो KLMN से ऐसे आपको शुरू करना है। K को कक्षा 1 मानना है, L को कक्षा 2 मानना है, M को कक्षा 3 मानना है, N को कक्षा 4 मानना है। आप ऐसे याद रखिएगा, यानी KLMN 1 2 3 4। हमको पूछ रहा है किस में? M में, यानी किस में हो गया? KLM यानी तीसरा हो गया, KLM यानी 1 2 3, यानी n का मान 3 हो गया। तो अब बैठा दीजिए इसको 2n² पे, यानी n का मान 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। अगर पहला कक्षा में पूछता, यानी K में पूछता, तो K का मान 1 होता, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2 हो जाता है आंसर। समझ में आ गया? आप ऐसे करके मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, तांबा और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो तांबा और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए हम लोग उसमें टीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? टीन जोड़ते हैं, याद रखिएगा। यानी Cu+Sn जो बनेगा वह कांसा बनेगा, और Cu+Zn जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? तो Cu+Zn जो बनेगा वो आपका पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल बनेगा, याद रखिएगा। वहीं भारत के अंदर में अगर बोलेगा पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद शहर फेमस है। वहीं कांच के बर्तन के लिए या कांच के चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, कांच के लिए कौन है? तो कांच के लिए आपका जो है कि कौन सा है? तो फिरोजाबाद है। कौन सा है? फिरोजाबाद है, याद रखिएगा। और मुरादाबाद जो है वह आपका पीतल के बर्तन के लिए है, और फिरोजाबाद जो है वह कांच उद्योग के लिए है, और आपका अलीगढ़ जो है वह ताला नगरी कहलाता है। कौन कहलाता है? ताला नगरी। और राम मंदिर में जो ताला बना हुआ है वह भी अलीगढ़ से बना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और जब ताला में चाबी देते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल या कक्षा होंगे? तो आपको तोड़ने के लिए बताए थे, परमाणु संख्या को तोड़ दीजिए। 13 है, 13 को तोड़िएगा तो 2 8 और लास्ट में 3 आ जाएगा संयुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी 3 भाग में टूटा। कितना भाग में? 3 भाग में, 2 8 3। तो याद रखिएगा इसमें कितना कक्षा की संख्या है? 3 कक्षा है। कितना कक्षा है? 3 कक्षा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और 13 जो परमाणु संख्या होता है वह एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का। और 12 किसका होता है? 12 मैग्नीशियम का होता है। और 14 किसका होता है? 14 सिलिकॉन का होता है। 15 फास्फोरस का होता है। 16 किसका होता है? तो 16 याद रख लीजिएगा आपको सल्फर का होता है। 17 क्लोरीन का होता है। 18 ऑर्गन का होता है। 19 पोटेशियम का होता है। 20 जो होता है वह कैल्शियम का होता है। समझ में आ गया? और 21 किसका होता है? तो 21 आप लोग याद रखिएगा स्कैंडियम का, 22 टाइटेनियम का, 23 वेनेडियम का, 24 क्रोमियम का, 25 मैग्नीज का, लोहा 26 और 27 कोबाल्ट होता है, 28 निकेल होता है, 29 आपका कॉपर हो गया और 30 आपका जस्ता हो गया। 30 आपका जस्ता हो गया, याद रखिएगा। और 31 गैलियम हो गया। 31 गैलियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस का भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के घटने पर। ताप के घटने पर, याद रखिएगा। और ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखिएगा चेचक जो होता है वह वेरिसेला वायरस से। किससे होता है? वेरिसेला वायरस से होता है चेचक। वहीं अगर बात करते हैं एड्स
एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स HIV वायरस से होता है। डेंगू किस वायरस से? अरबो वायरस से। डेंगू किस वायरस से? अरबो वायरस से। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। और डेंगू जब होता है तो उस पर अरबो वायरस अटैक करता है, अरब वायरस अटैक करता है। और इन्फ्लुएंजा मिक्सो, इन्फ्लुएंजा मिक्सो, इन्फ्लुएंजा मिक्सो। आगे बढ़ते हैं, खसरा, खसरा आप लोग देखे होंगे मोबिल को, मोबिल जब मशीन से जब हम लोग चेंज करते हैं या बाइक से जब मोबिल चेंज करते हैं, जब उसको टच कीजिएगा तो वो खस खस करता है, यानी पूरा मोटा मोटा हो जाता है, खस खस करता है। यानी कि याद रखिएगा खसरा जो होता है वह मोरबिलो वायरस, खसरा यानी खसखस मोबिल करता है, यानी मोरबिलो वायरस से खसरा होता है। मोरबिलो वायरस से क्या होता है? खसरा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? H5N1। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? H5N1 से होता है। आगे बढ़ते हैं, स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1, यानी स्वाइन यानी सौ दोनों में 1 मारना है, 1 यानी जो लड़का एक रैंक करता है वह 100 भागता है, यानी स्वाइन फ्लू 1 दोनों मारना है, यानी H1N1 स्वाइन फ्लू। लेकिन बर्ड में जो है ना पक्षी को हम लोग बर्ड बोल सकते हैं। अब प से पक्षी, प से 5, यानी H5N1 जो होता है वह बर्ड फ्लू होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंत में रहते हैं? आंत में रहते हैं तो याद रखिएगा एसेरिसिया कोलाई, एरेसिसिया कोलाई जो रहता है वह आंत में रहता है। वहीं कोरोनोबैक्टीरियम के कारण जो होता है वह डिप्थीरिया रोग होता है। डिप्थीरिया रोग जीवाणु के कारण होता है और उस जीवाणु का नाम है कोरोनोबैक्टीरियम। क्या नाम है? कोरोनोबैक्टीरियम। वहीं याद रखिएगा ब्रिबियो कोलरी जो होता है उसे कॉलरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कॉलरा रोग होता है, याद रखिएगा। ब्रिबियो कोलेरी लिखा रहेगा तो कॉलरा मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? कॉलरा। और कॉलरा को हाइजा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइजा रोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन में पित्त ज्वर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफ्लाइटिस। क्या हो जाएगा? जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा। और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग जो होता है वह अरबोवायरस म्यूलेम्स के कारण होता है। अरबोवायरस म्यूलेम्स के कारण होता है। अरबोवायरस म्यूलेम्स के कारण जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं मलेरिया, तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। वहीं सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है। वहीं आपका काला जार होता है बालू मक्खी या सिक्टा मक्खी से। बालू मक्खी या सिक्टा मक्खी से आपका काला जार होता है। वहीं फलेरिया रोग जो होता है क्यूलेक्स मच्छर से। फलेरिया किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से। वहीं डेंगू जो होता है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर से। डेंगू किससे होता है? मादा एडिस एजिप्टी मच्छर से। आपको कम से कम मलेरिया याद रखना पड़ेगा, डेंगू याद रखना पड़ेगा, सोने की बीमारी और काला जार याद रखना पड़ेगा। ये चारों सवाल आता है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। मलेरिया, मौसे मलेरिया, मौसे मादा एनाफिलीज। फिर सौ से सोने की बीमारी, सौ से सीसी मक्खी, दोनों काम खत्म। और तीसरा याद रखिएगा काला जार। काला जो होता है वह बालू सब होता है। बालू में रहिएगा दिन भर तो काला पड़ जाइएगा आप, तो इसीलिए काला जाड़ बालू मक्खी, काला जाड़ बालू मक्खी। वहीं याद रखिएगा आपका डेंगू, तो डेंगू मादा एडिस सबसे इजी है, डेंगू मादा एडिस। और वायरस का नाम है आपका अरबो वायरस। क्या नाम है? अरबो वायरस, याद रखिएगा। समझ में आ गया? वहीं डेंगू दिवस जो प्रतिवर्ष मनाते हैं और प्रकाश दिवस दोनों एक ही साथ मनाते हैं 16 मई को। कब मनाते हैं? 16 मई को। आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा पूछेगा तो सेरेब्रम मारेंगे, और यह सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। और सबसे अगर बोलेगा कि सबसे विकसित हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा तो सेरेब्रम मारेंगे। और सबसे पीछे वाला हिस्सा या पश्च मस्तिष्क जो होता है उसी में मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, जो कि शराब पीजिएगा, उल्टी वगैरह होता है उसका नियमन जो करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और मस्तिष्क में कुल 29 हड्डियां होती है। और हमारे एक स्वस्थ मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार होता है वह पूरे शरीर के भार का 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2%। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल, ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं, नहीं कहते हैं? यानी कि बालू घोड़ा, ये सब जो भालू घोड़ा हो गया या फिर आपका जो है कि गधा घोड़ा हो गया, ये सब ट्रांसजेनिक करवाते हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। अगला, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? एमू। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? एमू। और याद रखिएगा, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से दक्षिण अमेरिका को जानते हैं। किसको जानते हैं? दक्षिण अमेरिका को, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से। वहीं आपका विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। वहीं पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वहीं पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इख्थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इख्थियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में केंद्रक या न्यूक्लियस के विभाजन को जो कहते हैं वो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, याद रखिएगा, केंद्रक के विभाजन को। और केंद्रक का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बढ़ते हैं। रक्त अल्पता है एक क्या? तो रक्त अल्पता एक प्रकार का अल्पता रोग है। कैसा रोग है? अल्पता, जो कि आरबीसी की कमी या खून की कमी से होता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग रक्त अल्पता रोग कहते हैं या एनीमिया रोग भी कहते हैं, जो कि आपका किसके कमी से होता है? तो लोहे के कमी से होता है या विटामिन आपका B12 के कमी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका कोबाल्ट पाया जाता है। समझ में आ गया? और अगर बात करते हैं हम लोग कि विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक रोग, तो 2-4 गो अनुवांशिक रोग बता देते हैं, आप याद रखिएगा। सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है या नहीं है, तो आपको कौन कौन है आपको बता देते हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया, याद रखिएगा, हीमोफीलिया हो गया, वर्णनदता हो गया, और जितने प्रकार के सिंड्रोम बीमारी होता है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफिंटर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जितना सिंड्रोम रोग है सभी प्रकार के अनुवांशिक रोग है। और हीमोफीलिया जो एक सबसे प्रमुख अनुवांशिक रोग है, इसको शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग होता है या मरासमस रोग होता है। और प्रोटीन जो होता है वह सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा। और प्रोटीन का खोज जो किया है वह बर्जिलियस ने किया है। कौन किया है? बर्जिलियस ने किया है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बर्जिलियस ने उत्प्रेरक का भी खोज किया है या कैटेलिस्ट का भी खोज किया है, जो अभिक्रिया की दर को बदलने की क्षमता रखता है या घटा सकता है या बढ़ा भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। सलेस्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो सलेस्मा झिल्ली की सूजन को जो है कि ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। लेकिन नेत्र सलेस्मा जो होता है वह आंख जब लाल हो जाता है तो उसको नेत्र सलेस्मा कहा जाता है या आंख में सूजन कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं हेपेटाइटिस रोग जो है वह यकृत को प्रभावित करता है। वहीं गैस्ट्राइटिस रोग जो है वह आमाशय को प्रभावित करता है। गैस्ट्राइटिस रोग कौन सा अंग को? आमाशय, क्योंकि आमाशय से ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है, याद रखिएगा। वहीं आयराइटिस रोग कौन से अंग को? तो आयराइटिस आंख में सूजन, आंख में सूजन आयराइटिस कहलाता है या नेत्र सलेस्मा कहलाता है। लेकिन सलेस्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, अर्थात फेफड़ा में हुए विकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अम्ल वर्षा को किस नाम से जानते हैं? तो अम्ल वर्षा को हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। अम्ल वर्षा को हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं, अर्थात यह SO2 और NO2 का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। और अम्ल वर्षा का जो खोज किया है वह फोरियर नाम के वैज्ञानिक ने किया है। और अम्ल वर्षा जो सबसे अधिक होता है वह नॉर्वे में होता है, याद रखिएगा। और इसका pH मान 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, प्रयाग प्रशस्ति का रचना किस भाषा में किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त अर्थात गुप्त साम्राज्य के बारे में किया गया है। और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। वहीं महावीर ने जो अपना उपदेश दिया है अर्धमागधी भाषा में, और बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत की चोटियां किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर या माउंट आबू जो है वह राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में है। और माउंट आबू में ही, याद रखिएगा, सनसेट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सनसेट पॉइंट है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में है? तो चंपानेर
पावागढ़ जो पुरातात्विक स्थान है वह गुजरात में है। कहाँ में? गुजरात में। और इसका जो स्थापना किया है एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे गुजरात के, जिसका नाम है महमूद बेंगड़ा। क्या नाम है? महमूद बेंगड़ा। याद रखिएगा, सीधा सवाल पूछता है महमूद बेंगड़ा किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात, याद रखिएगा। और चंपानेर पावागढ़ जो पुरातात्विक उद्यान है इसका स्थापना भी किसने किया है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसने किया है? तो याद रखिएगा महमूद बेंगड़ा ने। और वहीं पर बता दे कि चंपानेर जो आपका किला है, चंपानेर पावागढ़ का जो किला है, इसको यूनेस्को की सूची में 2004 में शामिल किया है। कब शामिल किया है? 2004 में शामिल किया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग साइंस के कुछ सवाल ले लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। आप लोग लगातार बनकर इसी तरह से आगे कंटिन्यू देखिएगा। आप लोग को बताना है डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीडीटी जो है इसका पूर्ण रूप डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। लास्ट में मीथेन रहेगा और इथेन रहेगा, तो आपको इथेन मारना है, मीथेन नहीं मारना है, इथेन मारना है। तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और टीएनजी का क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आगे बढ़ते हैं। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिव आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का सबसे प्रमुख अवयव का नाम क्या है? तो डायनामाइट का सबसे प्रमुख अवयव का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखिएगा। और डायनामाइट का खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, जिनका संबंध स्वीडन से था। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का सबसे प्रमुख अयस्क का क्या नाम है? पिंचब्लेंड। क्या नाम है? पिंचब्लेंड, याद रखिएगा। पिंचब्लेंड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। और यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है, याद रखिएगा। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है, याद रखिएगा। वहीं आपका थोरियम का 90 होता है। थोरियम का कितना होता है? 90 होता है। और रेडियम का जो होता है 88 होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारिता का इकाई क्या है? फैराड। विद्युत धारिता का इकाई क्या है? फैराड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। आगे बढ़ते हैं। स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम। और स्टील को जो बनाते हैं बेसेमर विधि से बनाते हैं, याद रखिएगा। और क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। आगे बढ़ते हैं। और 24 जो आपका गुणसूत्र होता है किसमें? तो टमाटर में, क्योंकि टमाटर को चूस के खाते हैं। कैसे खाते हैं? चूस के, यानी टमाटर को चूस यानी 24। टमाटर को चूस यानी 24। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए सोनार जो है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, अर्थात HNO3 का प्रयोग करते हैं। और HNO3 3HCl प्लस 1HNO3 का जो आपका मिश्रण कहलाता है वह अम्लराज कहलाता है, यह एक्वारेजिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, याद रखिएगा। इसके हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, अर्थात NaHCO3 इसका सूत्र होता है। वहीं धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कपड़े के जंग से धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस में बताते हैं? ऑक्टेन संख्या में। किस में बताते हैं? ऑक्टेन, यानी पेट्रोलियम ऑक्टेन। और डीजल जो होता है C10। डीजल जो होता है C10। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और इथेनॉल का। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और इथेनॉल का। आगे बढ़ते हैं। 1 पिकोसेकंड किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोसेकंड जो होता है वह 10⁻⁻12 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं।
परमाणु की प्रभावित त्रिज्या का मान कितना होता है? तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या का मान 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या का मान कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। और परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 15 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? तो 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। और जूल जो होता है वह आपका कार्य का मात्रक होता है और कार्य का सीजियस मात्रक अर्ग होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और न्यूटन जो होता है वह बल का ऐसा ही मात्रक होता है और बल का सीजियस मात्रक डाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना mm? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग जो होता है, बिल्डिंग जो जब दो लोहे को आपस में जोड़ता है तो उसको बिल्डिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा बिल्डिंग में किस किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग करके हम बिल्डिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोताखोर किस किस गैस में सांस लेते हैं? तो गोताखोर जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस में, ऑक्सीजन और हीलियम गैस में गोताखोर सांस लेते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन कौन सा है? तो दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया जो है वह लैक्टोबैसिलस है। कौन है? लैक्टोबैसिलस है, याद रखिएगा। और दूध से दही बनना जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। आगे बढ़ते हैं। हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय का सबसे पहला सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया है? तो भारत में प्रथम बार सफल प्रत्यारोपण जो किया है हृदय का वो वेणुगोपाल ने किया है। किसने किया है? वेणुगोपाल ने। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहते हैं? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जोसेफ लिस्टर को। वहीं भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहते हैं? तो सुश्रुत को। चीरफाड़ या शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहते हैं? तो सुश्रुत को। आगे बढ़ते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जानते हैं? यूग्लिना को। किसको जानते हैं? यूग्लिना को। आगे बढ़ते हैं। मछली जो श्वसन लेती है किससे? तो गिल्स के द्वारा। किससे लेती है? गिल्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मछली का लीवर भरपूर होता है किस विटामिन से? तो आपका विटामिन डी से। किससे होता है? विटामिन डी से। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस है एक क्या? तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। क्या है? मृदुकवची है। आगे बढ़ते हैं। डायनासोर का जन्म किस काल में हुआ था? तो डायनासोर का जन्म जो हुआ था मेसोजोइक काल में। किस काल में? मेसोजोइक काल में। और हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक काल में। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक काल में और डायनासोर का निर्माण मेसोजोइक काल में। और डायनासोर जो थे एक सरीसृप थे। क्या थे? सरीसृप थे। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? तो डॉल्फिन स्तनी वर्ग में। किस वर्ग में? स्तनी। और मनुष्य भी स्तनी वर्ग में, याद रखिएगा। तो चलिए आज का आपको बिहार पुलिस का यह आपको छोटा सा सेशन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग बस लगातार रहिए। आपको बिहार एसएससी का भी वीडियो देखना है, आपको बिहार पुलिस का वीडियो देखना है और आपको डेली 1 से 2 सेट प्रैक्टिस लगाना है। और आपका यह अंतिम निर्णय होना चाहिए कि कम से कम मेरा अगर जनरल से अगर हम फाइट करेंगे लड़का से तो समझिए कम से कम 65 नंबर आना चाहिए और आपका रिजल्ट 65 में कहीं कोई नहीं रोकेगा। आप बस लगातार मेहनत कीजिए और उस अनुसार से आपका अगर लड़की में जनरल में है तो आपका 55 नंबर तक में हो जाएगा। आपका रिजल्ट होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस आप कैसो करके 60 नंबर प्लस ला लीजिए, आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।